नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में हो रहे भीषण युद्ध के बाद अभी एक शांति वार्ता का दौर चल रहा है और पाकिस्तान उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमने प्रायः ये देखा है कि हमारे भारत में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं और बड़े-बड़े नामी-गिरामी चेहरे इस बात को कि पाकिस्तान उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, एक तरीके से खारिज कर रहे हैं। वो इसको एक बड़े इमोशनल रवैये से, एटीट्यूड से इसको देख रहे हैं और उनका नज़रिया ये है कि इसमें पाकिस्तान का रोल कुछ नहीं है और वो एक बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट एंटिटी है और इसको एक हास्यास्पद तरीके से इसको देख रहा है। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी के जो मसले होते हैं, इन मैटर्स के ऊपर हमें एक बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बात करनी चाहिए। अगर आपका शत्रु भी है तो और शत्रु की ताकत घट रही है या बढ़ रही है, तो उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होना चाहिए, तो जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सके। बजाय उसके कि अगर हम गुस्से में, क्रोध में आकर के एक बहुत ही एक अंधी राष्ट्र भावना के फेर में पड़ के उसको कंडेम करना शुरू कर दें बिना उसके अंदर की सच्चाई जाने, तो शायद ये रवैया हमारे एनालिसिस के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक ठीक सोच के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो मैं इस बात पर आज विचार करूंगा कि ये जो पूरा जो हो रहा है, इस पाकिस्तान का जो उसमें जो रोल है, उसे हमें कैसे देखना चाहिए। देखिए, जनरली अगर आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान महज़ एक पोस्टमैन है, वो मध्यस्थ नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर पाकिस्तान डेफिनिटली पोस्टमैन से कहीं ज़्यादा है, लेकिन मध्यस्थ से कुछ कम है। तो वो एक बीच का जो स्थिति है वो पाकिस्तान की वहाँ पर है और जो शांति वार्ता चल रही है वहाँ पर, वो भी अपने आप में इतनी वेग और इतनी एम्बिग्युअस है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, रोज़ नए-नए परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ इसको कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक डिसेप्टिव तरीका है बार्गेनिंग करने का और टाइम एक्स्ट्रा लेने का, पीछे दोनों पार्टीज़ कुछ अलग प्लान कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रोसेस जो है, ये भी अपने आप में बड़ा वेग और एम्बिग्युअस है। इसलिए इसके अंदर ये कहना कि ठीक से कोई एक इफेक्टिवली और फॉर्मली मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, वो भी थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक शांति वार्ता की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि कहीं कोई किसी किस्म का समझौता स्थापित हो जाए और बहुत लॉन्ग टर्म पीस नहीं तो एटलीस्ट एक टेम्परेरी कुछ पीस का अरेंजमेंट वहाँ पर हो जाए। अब सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों है? देखिए, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो पाकिस्तान वहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है, ये कहीं न कहीं ये मुद्दा जो है, इंडिया-पाकिस्तान का बायलैटरल इश्यू नहीं है। ये एक तरह से एक बहुत ही बड़ा ब ग्लोबल इश्यू है, जिसका और ग्लोबल प्रक्रिया है, जिसका पाकिस्तान एक इनेविटेबली एक पार्ट बन चुका है और डेफ़िनेटली उसके उस पूरे प्रोसेस के, यानी कि शांति वार्ता के सक्सेसफुल होने में या इसके फेल होने के अंदर हमारे भी कई सारे स्टेक्स हैं, तो हमें इसको उस लिहाज से देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, उनकी सोसाइटी में, उनके स्टेट के अंदर इस्लाम की एक और रिलीजन की एक बड़ी खास इंपॉर्टेंस है, बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस है। चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, वो कोई सेक्युलर एंटिटीज़ नहीं है और ये जो रिलीजियस कॉमन आइडेंटिटी है, वो पाकिस्तान को उन लोगों के बहुत करीब लेके जाती है। अगर आप पास्ट भी देखें तो डेफ़िनेटली उनके जो कई सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे आप सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे आपका यूएई हो, बहरीन हो, इन सब ने पाकिस्तान को बहुत तरह के फंड्स दिए हैं। इनफैक्ट सऊदी ने तो वहाँ पर जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जमात इस्लामी है, देवबंदी ग्रुप्स हैं, इनको बहुत अनुदान और बहुत सारी डोनेशंस पास्ट में दी हैं। जब 1980s के अंदर जो है मुजाहिदीन को तैयार किया जा रहा था सीआईए की मदद से, तब भी सऊदी वाले जो है इनको मदद कर रहे थे पाकिस्तान को, उन मुजाहिदों की फंडिंग के अंदर और उन रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स को प्रॉस्पर करने के अंदर। तो वो रिलीजियस ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पाकिस्तान का जो अहले हदीस सेगमेंट है, उसके भी गल्फ कंट्रीज के अंदर जो वहाबी एंटिटीज हैं और जो क्लेरिक्स हैं, जो कि जो धार्मिक तबका है, उनके साथ बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसका भी मिडल ईस्ट के अंदर एक खासा नेटवर्क है, पेनिट्रेशन है। हमने देखा है कि उन्होंने मिडल ईस्ट को बार-बार अपने हवाला नेटवर्क्स के लिए और कई तरह की टेरर फंडिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया है। तो ये रिश्ते बड़े पुराने हैं और टर्की के साथ तो पाकिस्तान के रिश्ते जग ज़ाहिर हैं, सब जानते हैं, तरह से बहुत पुराने रिश्ते हैं। हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान की मदद भी की थी और ईरान भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बहुत ही क्रिटिकल रहे हैं।
जब शाह की रेजिम थी वहां पर, तो पाकिस्तान और ईरान सेंटो के पार्ट थे अमेरिका के साथ में से, और 65 के वॉर में तो ईरान ने पाकिस्तान की मदद भी की थी, लॉजिस्टिक्स के मामले के अंदर अपने एयर बेसेस भी प्रोवाइड किए थे। तो ये रिश्ते बड़े पुराने हैं। तो एक रिलीजन की फैक्टर की वजह से वहां पर एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा शियाओं का सेगमेंट भी है, उसकी वजह से भी वहां पर पाकिस्तान की जो एक कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस ईरान के ओवरऑल सिक्योरिटी कैलकुलस के अंदर बड़ी खासी बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड हैं, बहुत मजबूत रिश्ते हैं। बेसिकली पाक आर्मी और अमेरिकन आर्मी के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, क्रेडिबिलिटी और एक ट्रस्ट फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका का हमारे साथ नहीं है। और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि अमेरिका भी एक मिलिट्री सेंट्रिक कंट्री है। वहां पर मिलिट्री का, आर्म फोर्सेस का और मिलिट्री थॉट प्रोसेस का, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, कंट्री की डिप्लोमेसी के अंदर और कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और सोच है उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान भी एक मिलिट्री डोमिनेटेड कंट्री है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री जब अमेरिका की मिलिट्री के साथ एंगेज करती है तो डेफिनेटली वहां पर एक ईज रहती है। और अगर भारत के केस में देखें तो यहाँ पर सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जो है, जो हमारे सिविलियन डिप्लोमेट्स हैं वो डील करते हैं, जिनका कभी भी एक तरह से कहते हैं ना वो थॉट प्रोसेस नहीं है जो कि मिलिट्री जनरल्स का होता है। तो वो अमेरिका के साथ उस तरह का एक कंफर्ट लेवल वो स्ट्राइक नहीं हो पाया। हालांकि इसके और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन उस पर अभी हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेन मुद्दा यह है कि जो प्रक्रिया हो रही है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है और लॉन्ग टर्म में इसका पाकिस्तान के ऊपर और भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अब दूसरी बात पर मैं आता हूं कि ये जो पाकिस्तान जो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, उससे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टैंडिंग बड़ी मजबूत हो रही है। सबसे पहली बात तो ये हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका की स्थिति मिडिल ईस्ट में कमजोर हो रही है। अब अमेरिका उस स्थिति में है कि वो अपनी खुद की एक जो प्रेजेंस है, खुद की जो वहां पर प्रभुता है, खुद का जो एक डोमिनेशन था, उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान के प्रति ज्यादा वल्नरेबल है और उसे पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्यों जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मैंने अभी बता ही दिया था कि पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उन कंट्रीज के साथ बड़े उसके पुराने रिश्ते हैं उसकी वजह से, और अमेरिका के भी पाकिस्तान के साथ बड़े पुराने और बहुत ही कंफर्टेबल इक्वेशन वाले रिश्ते हैं। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ऐसी स्थिति में ज्यादा डिपेंडेंट होगा। और ऐसी स्थिति में जहां अमेरिका खुद अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा है, उस स्थिति के अंदर पाकिस्तान, अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में भारत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए हर हर लिहाज से। उसी के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि अगर जो अभी जो ये सूरत हाल मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है कि हमने देखा कि एक तरह से ईरान की एक सिंबॉलिक विक्ट्री हुई है, अमेरिकन और इजरायलीज बैकफुट पर हैं, तो ऐसी स्थिति में ना सिर्फ पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, ऐसी स्थिति में कई सारी और एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो भी वहां पर मजबूत हो रहे हैं, जैसे कि टर्की, चाइना। अब टर्की को अगर आप देखें तो टर्की भी जो है पाकिस्तान का बड़ा एक बहुत ही क्लोज एलाय है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है। उनके बीच की पार्टनरशिप तो इस तरह की है कि टर्की पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कश्मीर में काम कर रहे हैं उनके साथ भी एक क्लोज राब्ता रखता है, और बांग्लादेश वगैरह में भी जिस तरह की जो इस्लामिस्ट एंटिटीज हैं उनको टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के सपोर्ट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान के रिश्ते जग जाहिर हैं। चाइना ने भी टर्की की तरह पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी, बड़ी इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड किए थे जिससे पाकिस्तान को लाभ भी हुआ था। और ओवरऑल हम ये देखेंगे कि आगे गल्फ नेशंस भी जिस तरह की स्थितियां वहां बन रही हैं, ऐसी स्थिति में गल्फ नेशन भी और ऑप्शंस तलाशेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेरिका के इतने बेसिस होने के बावजूद और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी जो है वो उनको पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन नहीं दिला पाए। तो ऐसी स्थिति में ये बात लाजमी है कि अगर अमेरिकन की स्थिति वीक होगी तो गल्फ कंट्रीज और ऑप्शंस तलाशेंगे। अब और ऑप्शंस में क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता तो ये कि वो शायद चाइना को एक्सप्लोर करें कि चाइना किस तरह से उनके साथ उनके काम आ सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। डेफिनेटली उनके बड़े मजबूत व्यापारिक रिश्ते तो हैं ही, लेकिन अब एक चाइना की एंट्री एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी वहां पर मजबूत होती दिखाई दे रही है। और चाइना के साथ अगर आउटरीच करनी है तो उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना के रिश्ते बड़े मजबूत हैं। और आप याद करें कि 1970s में जब अमेरिकन को चाइना के साथ बातचीत करनी थी तो तब भी उन्होंने पाकिस्तान की ही मदद ली थी। सेकेंडली,
पाकिस्तान भी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के मामले के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में उभर करके आ सकता है। और वो हमने इतिहास में देखा भी है कि पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी में बड़े लंबे अरसे से प्रेजेंट रही हैं, रॉयल फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है लगभग 1980 से। जॉर्डन के अंदर भी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने बड़ा एक रोल प्ले किया, खासतौर से वो ब्लैक सेप्टेम्बर वाले इंसिडेंट के अंदर, जब ब्रिगेडियर जनरल जियाउल हक ने पैलेस्टीनियंस को क्रश किया और वहां की रॉयल फैमिली को बचाया। और आज भी पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अब जैसे जैसे वहां पर ये पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको ये लगने लगेगा कि उन्हें और एवेन्यूज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए, तो शायद ये जो गल्फ का जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है पाकिस्तान ने, उसके भी विस्तार की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। ऑलरेडी भी बातचीत चल रही है कि उसके अंदर इजिप्ट को शामिल किया जाए, टर्की को शामिल किया जाए, और एक बड़ी संभावना है कि शायद उसमें कतर भी शामिल हो जाए। और एक चीज मैं और बता दूं यहां पर कि ये सारी एंटिटीज जब स्ट्रांग होंगी तो इन सारी एंटिटीज के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, वो ये है कि ये सारी एंटिटीज बड़ी कट्टर इस्लामिस्ट ताकतें हैं, जैसे कि टर्की, कतर, पाकिस्तान। तो इनके मजबूत होने के ऊपर कहीं ना कहीं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो इस्लामिस्ट, या तो आप रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप्स कह दीजिए या फिर जो है कुछ रिलीजियस ग्रुप्स कह दीजिए, जैसे कि जमात, मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह, ये लोग भी बड़े स्ट्रांग होंगे। और ये लोग मॉरली भी स्ट्रांग होंगे और मटीरियली भी स्ट्रांग होंगे। और उसके अलावा हमने ये देखा है कि जैसे जैसे जब भी पास्ट के अंदर जब जैसे कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, फॉर एग्जांपल तालिबान ने जब अमेरिकन को अफगानिस्तान से बाहर निकाला, तो सारे के सारे ये नॉन स्टेट एक्टर्स, इनका मोराल बड़ा बूस्ट हुआ और इनके हौसले बड़े बुलंद हो गए। जब सीरिया के अंदर अल शरा, जो कि खुद एक फॉर्मर टेररिस्ट है, उसकी सरकार वहां पर बनी बशार अल असद को हटा के, तब भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो अल कायदा, आईएसएस हो, या फिर साउथ एशिया के जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेरर ग्रुप्स हो, और इनफैक्ट कॉमन मुस्लिम्स भी, वो लोग इस चीज को लेकर के बड़े खुश हुए कि भाई हमारी जो इस्लामिस्ट एंटिटीज हैं उन्होंने वेस्टर्न पावर्स को डिफीट कर दिया है या उनके सपोर्टर्स को डिफीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट हमें साउथ एशिया के मुसलमानों में भी नजर आता है। उनकी पूरों की सबकी सहानुभूति लगभग लगभग ईरान के साथ ही थी इस वॉर के अंदर, और जो इसमें ईरान ने जिस तरह से एक रेजिस्टेंस दिया है और अमेरिकन को और इजरायलियों को एक पटखनी दी है, उससे बड़ा उनका हौसला बुलंद है। और अब मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन वीक होते नजर आते हैं, अगर इजरायलीज वीक होते नजर आएंगे और ये जो पावर्स हैं इनकी ताकत बढ़ेगी, जैसे कि टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इजिप्ट, और आप मान लें कतर, तो फिर कहीं ना कहीं उससे साउथ एशिया के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, इन लोगों के भी हौसले बढ़ेंगे और मे भी शायद इनके लिए कुछ और तरह की सहूलियतें भी बढ़ जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखने लायक, हमारे लिए बड़ी गौर करने लायक होंगी। और एक और बात मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर देखिए इजराइल वीक होता है फ्यूचर में, इजराइल को वहां पर मल्टीपल फ्रंट्स पर एंगेज करना पड़ता है, तो उसका भी असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, उसके अंदर इजराइल ही भारत का एक एकमात्र रिलायबल पार्टनर है। इजराइल ने भारत की कारगिल वॉर के समय मदद की, ऑपरेशन सिंदूर के समय मदद की, जब आपकी जितने भी तमाम कंट्रीज थे ग्लोबली, कोई भी एक तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारत के साथ खड़ा होता नजर नहीं आया। हमने इतना बड़ा G20 का यहाँ पर किया, लेकिन G20 के जो सिग्नेटरीज थे, वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो भी भारत के साथ पूरी तरह से नहीं खड़े थे। और आगे भी फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो हम रिलाय कर सकते हैं इजराइल के ऊपर ही। जो बड़े पावर्स हैं जैसे कि रशिया, हालांकि भारत के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती रही है, लेकिन अगर चाइना पाकिस्तान का साथ सपोर्ट करेगा तो फिर रशिया हमारे साथ खुल करके नहीं आएगा, क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। और अभी जो ग्लोबली जो एक लड़ाई चल रही है उसमें रशिया डेफिनेटली चाइना के कैंप में होगा, और भारत अगर इजराइल के साथ है तो रशिया कभी भारत के सपोर्ट में आ ही नहीं सकता। सेकेंडली अमेरिकन भी खुल करके हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका एक बड़ा एक स्ट्रांग और बड़ा एक वाइब्रेंट रिलेशनशिप है, उनकी वल्नरेबिलिटीज वहां पर ज्यादा है। अब बचा इजराइल, अगर इजराइल भी वीक हो जाता है या इजराइल मल्टीपल फ्रंट्स पर एंगेज होता है तो उसकी फिर कई सारी लिमिटेशंस हो जाएगी हमें सपोर्ट करने के अंदर। और चूंकि वो एक छोटा कंट्री है तो उसके अलावा उनकी एक ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं। और एक बात हमें भी देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इजराइल वहां पर घिरता जा रहा है,
वो शायद हमसे भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, क्योंकि हमने भी कुछ चीजें ऐसी की हैं जो जिससे कि कोई भी शायद आपका दोस्त कंट्री फ्रस्ट्रेट हो जाए। जैसे कि हमने अभी तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया, खुल करके हम लोग भी इजराइल के सपोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, जबकि हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इजराइल के साथ में ही है। और जितने भी जो पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप्स हैं, ओपनली कश्मीरी टेरर ग्रुप्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ अपने संबंध कायम कर रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत बहुत हेजिटेट कर रहा है खुल करके इजराइल के साथ आने के अंदर। और एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि कई सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है उसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी शिया आबादी है। अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जाने की या अमेरिकन के साथ आने की कोशिश की तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं एक बात आपको कह दूं, पाकिस्तान इज अ वेरी क्लेवर प्लेयर। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी भी ईरान के साथ में है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का सऊदी के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट था, लेकिन तब भी पाकिस्तान सऊदी के फेवर में आकर के नहीं लड़ा इस वॉर के अंदर। फ्यूचर में भी कोई ऐसी स्थिति होगी तो पाकिस्तान बड़ा क्लेवरली इसको प्ले करेगा। और एक संभावना जो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है कि अगर वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन और इजरायलीज ये वीक होते हैं तो शायद वहां का पूरा रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ही बदल जाए। जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ निपटने के और तरीके तलाशेंगे, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। और उन और तरीकों में एक प्रबल तरीका हो सकता है कि ईरान के साथ कुछ बैक चैनल डायलॉग किया जाए, और वो भी बिना पाकिस्तान और चीन के संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।